माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो क्लास में हम लोग शिक्षा में परंपरागत अनुसंधान तथा क्रियात्मक अनुसंधान में तुलनात्मक दृष्टि से क्या अंतर है यह समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास को प्रारंभ करते हैं। बहुत सारे आधार हैं जिन आधारों पे हम लोग परंपरागत अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि उद्देश्य की दृष्टि से कहने का आशा है कि परंपरागत अनुसंधान का उद्देश्य और क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है। इन दोनों अनुसंधानों में उद्देश्य की दृष्टि से क्या अंतर है। तो यदि परंपरागत अनुसंधान का उद्देश्य देखें तो परंपरागत अनुसंधान का उद्देश्य है नए ज्ञान, नए सत्य, नए तथ्य एवं नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, जिससे जो है शिक्षा के क्षेत्र में नए ज्ञान की वृद्धि हो सके। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाना, जिससे विद्यालय से जुड़े हुए अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, निरीक्षकों एवं प्रबंधकों में वैज्ञानिक चिंतन का भाव विकसित हो सके। तो ये था उद्देश्य की दृष्टि से परंपरागत अनुसंधान तथा क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। और दूसरा अंतर का आधार है अनुसंधानकर्ता की दृष्टि से। अनुसंधानकर्ता की दृष्टि से परंपरागत अनुसंधान तथा क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अंतर हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। अनुसंधानकर्ता की दृष्टि से परंपरागत अनुसंधान में जो अनुसंधान करता होता है वो विद्यालय से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं रखता है। यानी जो अनुसंधान करता होता है, हो सकता है वो अनुसंधान अधिकारी हो या रिसर्च स्कॉलर हो या प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापक हो, प्रधानाचार्य हो, जो किसी न किसी उपाधि को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान करते हैं। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जो अनुसंधान करता होता है वो विद्यालय से प्रत्यक्ष संबंध रखता है। कहने का आशय है कि वह विद्यालय का अध्यापक हो सकता है, प्रधानाचार्य हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है या निरीक्षक हो सकता है, जो विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाने के लिए दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए शोध करता है। तो अनुसंधानकर्ता की दृष्टि से अंतर यह हो गया कि परंपरागत अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता वो विद्यालय से संबद्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखता है, वो उपाधि प्राप्त करने के लिए अनुसंधान कार्य करता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का प्रत्यक्ष रूप से संबंध विद्यालय से होता है और विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार लाने के लिए वह अनुसंधान कार्य करता है। ठीक, अगला है अंतर का आधार अनुसंधान के महत्व की दृष्टि से। अनुसंधान के महत्व की दृष्टि से दोनों में क्या अंतर है। तो यदि हम अनुसंधान के महत्व की दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान और परंपरागत अनुसंधान को देखें तो परंपरागत अनुसंधान का क्षेत्र जो है व्यापक होता है। यह अनुसंधान नए सत्यों, नए ज्ञान, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, जिससे शैक्षिक जगत में नए ज्ञान की वृद्धि होती है। और क्रियात्मक अनुसंधान में चूँकि समस्या का क्षेत्र संकुचित होता है, समस्या का जो महत्व होता है वो विद्यालय के संदर्भ में होता है, विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार एवं परिवर्तन लाने की दृष्टि से होता है। इस प्रकार अगर समस्या के स्वरूप को देखें तो क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का स्वरूप जो होता है वो व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक कठिनाइयों से संबंधित होता है। जबकि परंपरागत अनुसंधान में समस्या का जो स्वरूप होता है वो सैद्धांतिक होता है। इस दृष्टि से दोनों में अनुसंधान की समस्या के महत्व की दृष्टि से अंतर है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण की दृष्टि से। प्रशिक्षण की दृष्टि से भी दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। प्रशिक्षण की दृष्टि से अगर देखें तो परंपरागत अनुसंधान जो होता है, आप जानते हैं कि इस तरह के अनुसंधान ज़्यादातर जो है उपाधि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में देखें तो इस तरह के अनुसंधान के लिए विधिवत जो है, जो अनुसंधान की विधियाँ, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसका विधिवत क्लास होता है,
6 महीने का उस क्लास के अंतर्गत अनुसंधान की विधियां और अनुसंधान के तरीकों का ज्ञान कराया जाता है। जब इन सारी चीज़ों में यानी अनुसंधान कार्य करने में दक्ष हो जाता है अनुसंधानकर्ता, तब जो है उसको अनुसंधान कार्य करने की अनुमति दी जाती है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। वो विद्यालय से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अनुसंधान कार्य कर सकता है। उसको सामान्य जानकारी जो है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में होनी चाहिए। तो प्रशिक्षण की दृष्टि से अगर देखें तो दोनों में अंतर यह है कि इसमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है इसके अध्ययन की आवश्यकता होती है, जबकि जो है क्रियात्मक अनुसंधान में किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। और नेक्स्ट जो है अंतर है उपकल्पना की दृष्टि, जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। उपकल्पना की दृष्टि से भी परंपरागत अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर होता है। जो परंपरागत टाइप के शोध होते हैं उसमें जब उपकल्पना या हाइपोथेसिस का जो निर्माण किया जाता है वो पूर्व में किए गए जो भी अनुसंधान कार्य है उससे जो निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पे या अनुसंधानकर्ता के अपने स्वयं बुद्धि एवं विवेक एवं अनुभव के आधार पे किसी समस्या के संदर्भ में जो हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण करता है। जबकि जब क्रियात्मक अनुसंधान करता है अनुसंधानकर्ता, तो क्रियात्मक अनुसंधान हेतु जब वो हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण करता है तो वो परिकल्पना जो समस्या के कारणों को विश्लेषित करने के बाद यानी समस्या के कारणों को जानने के बाद बुद्धि विवेक से सोच समझ के चिंतन के द्वारा एक अस्थायी समाधान के रूप में परिकल्पना बनाता है, जिससे उस समस्या का समाधान संभावित होता है। तो इस दृष्टि से यानी परिकल्पना की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है प्रतिदर्श की दृष्टि। प्रतिदर्श यानी सैंपल की दृष्टि से दोनों में क्या अंतर है। अगर सैंपल की दृष्टि से दोनों में अंतर देखें तो परंपरागत जो अनुसंधान होता है उसमें प्रतिदर्श का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि परंपरागत अनुसंधान में जो अनुसंधान का क्षेत्र होता है यानी जो समष्टि होती है वो व्यापक होता है और पूरी समष्टि को लेके जो है अध्ययन करना संभव नहीं होता है। इसलिए जो है प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है यानी न्यायदर्श का चुनाव किया जाता है, सैंपल का चुनाव किया जाता है जो उस पूरी समष्टि का यानी पूरे पॉपुलेशन का जो अनुसंधानकर्ता का क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व करता हो। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में अगर देखें तो प्रतिदर्श के चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है। यदि पूरे विद्यालय की समस्या लेके अनुसंधानकर्ता द्वारा उस समस्या को सुलझाने के लिए अनुसंधान कार्य किया जा रहा है तो विभिन्न क्लास से उस विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं से कुछ प्रतिदर्श का चुनाव कर सकता है। लेकिन चूंकि पॉपुलेशन छोटी होती है तो उसमें प्रतिदर्श का चुनाव करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वो अनुसंधानकर्ता के पहुंच में होती है। यानी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों से विद्यालय के सभी अभिकर्मियों से वो प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित करके उनसे जो भी डाटा या तथ्य या बातें जानना चाह रहा है वो जान सकता है। लेकिन जो है परंपरागत अनुसंधान में जो समष्टि होती है वो इतना बड़ा होता है कि उसमें जो है सभी लोगों से मिलकर डाटा कलेक्शन करना संभव नहीं होता है, इसलिए प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि परंपरागत अनुसंधान में प्रतिदर्श का चुनाव करना नितांत आवश्यक है। बिना प्रतिदर्श के चुनाव के जो है परंपरागत अनुसंधान सफल ही नहीं हो सकता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में प्रतिदर्श के चुनाव की आवश्यकता बहुत कम होती है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो अगला आधार यदि हम देखते हैं तो फिर अनुसंधान की रूपरेखा की दृष्टि से, रूपरेखा यानी अनुसंधान की डिजाइन की दृष्टि से परंपरागत अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। डिजाइन आप जानते हैं कि रूपरेखा यानी कि जब भी कोई अनुसंधान कार्य किया जाता है तो उसका एक रूपरेखा बनाया जाता है। उस रूपरेखा या डिजाइन के अंतर्गत अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो भी क्रियाएं की जा रही हैं उसको एक व्यवस्थित क्रम में
प्रारंभ से अंतिम तक रखा जाता है, और जो उसका डिजाइन होता है उस डिजाइन में अनुसंधान कार्य के दौरान बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं किया जा सकता है परंपरागत अनुसंधान में। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में परिस्थिति विशेष के संदर्भ में जो जो आपका प्रारूप विकसित किया जाता है, जो डिजाइन बनाई जाती है, उस डिजाइन में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। यानी जो परंपरागत अनुसंधान में अनुसंधान की रूपरेखा है, उसमें परिवर्तन अनुसंधान कार्य के दौरान नहीं किया जा सकता, या उसमें परिवर्तन करना बहुत ही कठिन है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में रूपरेखा में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी क्रियात्मक अनुसंधान की जो रूपरेखा होती है, जो डिजाइन होता है, वो लचीला होता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट आधार है प्रदत्तों के संकलन की दृष्टि से। अगर प्रदत्तों के संकलन यानी डाटा कलेक्शन की दृष्टि से देखें तो क्रियात्मक अनुसंधान में परंपरागत अनुसंधान में डाटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में डाटा कलेक्शन के लिए बहुत सामान्य विधियों का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत अनुसंधान में जो भी डाटा कलेक्शन के लिए विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं अनुसंधान कार्य के द्वारा, वो विधियां वैध हो, प्रमाणीकृत हो, विश्वसनीय हो, ऐसे उपकरणों यानी ऐसी टूल्स का प्रयोग किया जाता है जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है स्वीकृत हो। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में डाटा कलेक्शन के लिए जो भी विधियां या टूल्स अपनाए जाते हैं वो शिक्षक के द्वारा निर्मित होते हैं, या आप कह सकते हैं कि निरीक्षक के द्वारा निर्मित होते हैं। यानी शिक्षक द्वारा स्वनिर्मित विधियों के माध्यम से जो है डाटा कलेक्शन किया जाता है। तो इन दोनों में अंतर है प्रदत्तों के संकलन की दृष्टि से। अगला है प्रदत्तों के विश्लेषण की दृष्टि से दोनों में क्या अंतर है। प्रदत्तों के विश्लेषण की दृष्टि से यानी जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा का आप विश्लेषण कैसे करेंगे, विश्लेषण में कौन सी विधियों को प्रयुक्त किया जाता है, इसमें भी दोनों में अंतर है। परंपरागत अनुसंधान में प्रदत्तों के विश्लेषण में उच्च स्तर की सांख्यिकीय विधियां प्रयुक्त की जाती हैं, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में डाटा का विश्लेषण करने के लिए सामान्य एवं सरल सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रदत्तों के विश्लेषण की दृष्टि से दोनों में यह अंतर है। अगला है सामान्यीकरण की दृष्टि से। सामान्यीकरण का असर यह होता है कि जैसे आपका यह समग्र है, जिसको आप समष्टि कहते हैं, समष्टि, ठीक है। मान लीजिए यूपी के माध्यमिक विद्यालयों को लेके आप कोई अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, तो यूपी में बहुत सारे माध्यमिक विद्यालय होंगे जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो सभी माध्यमिक विद्यालय से डाटा कलेक्ट करना मुश्किल होगा, या सभी माध्यमिक विद्यालयों से जुड़े हुए विद्यार्थियों से मिलना संभव नहीं होगा। तो इसमें कुछ विद्यालयों को आप चुनाव कर लेते हैं, या कुछ विद्यालय के विद्यार्थियों का चुनाव कर लेते हैं, यानी इस समष्टि से प्रतिदर्श का चुनाव करते हैं। और प्रतिदर्श से जो भी आंकड़े आपको प्राप्त होते हैं, प्रतिदर्श से जो भी आंकड़े आपको प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष प्राप्त होता है, तो वो निष्कर्ष सिर्फ इस प्रतिदर्श पे ही लागू नहीं होता है, बल्कि जो है इस पूरी समष्टि पे लागू होता है। अर्थात जो है इसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। परंपरागत अनुसंधान में सामान्यीकरण किया जा सकता है, लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसमें सामान्यीकरण की संभावना बहुत सीमित होती है, क्योंकि इसमें विद्यालय का आकार बहुत छोटा होता है और इसमें प्रतिदर्श के चयन की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर कोई समस्या का समाधान आप प्राप्त करते हैं तो उस विद्यालय विशेष पे ही वो निष्कर्ष लागू होगा, या उस विद्यालय विशेष में जो कक्षाएं हैं, जिस कक्षा की समस्या लेके आप अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, और उस कक्षा विशेष पे ही आपका जो भी अनुसंधान कार्य के दौरान निष्कर्ष प्राप्त हुआ है उस कक्षा विशेष पे ही लागू होगा, या विद्यालय विशेष पे ही लागू होगा। किसी अन्य विद्यालय पे वो चीज़ें लागू नहीं होगी, या किसी अन्य कक्षा पे वो निष्कर्ष नहीं लागू होगा। तो यहाँ जो है
क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण की संभावना बहुत कम है, जबकि परंपरागत अनुसंधान में सामान्यीकरण जो है परंपरागत अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बिना इसके जो है परंपरागत अनुसंधान संभव ही नहीं हो सकता। यानी परंपरागत अनुसंधान में सामान्यीकरण की पूरी संभावना है, सामान्यीकरण किया जाता है व्यापक पैमाने पर, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण नहीं होता है। अब नेक्स्ट आधार है मूल्यांकन की दृष्टि से। मूल्यांकन की दृष्टि से अगर दोनों में अंतर देखें तो परंपरागत अनुसंधान में परिणामों के आधार पर वह विशेषज्ञ मूल्यांकन करते हैं, यानी जो आप अनुसंधान कार्य करते हैं उसका मूल्यांकन जो है वह विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में अपने अनुसंधान कार्य का मूल्यांकन स्वयं शिक्षक के द्वारा किया जाता है कि अमुक समस्या को लेकर हमने जब अनुसंधान कार्य किया तो अमुक समस्या का समाधान हुआ या नहीं, वो स्वयं शिक्षक अपने अनुसंधान कार्य का मूल्यांकन कर लेता है। तो मूल्यांकन की दृष्टि से वह मूल्यांकन जो है मूल्यांकन कार्य करता है। यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन कार्य जो है स्वयं अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है। लास्ट है अंतर का आधार अन्य महत्वपूर्ण दृष्टि। अन्य महत्वपूर्ण दृष्टि अंतर यह है कि जो परंपरागत अनुसंधान है, अनुसंधान की काफ़ी प्राचीन विधि है, लेकिन जो क्रियात्मक अनुसंधान है यह अनुसंधान की नवीन रूप है, यह अनुसंधान की एक नवीन विधि है। दूसरा अगर महत्वपूर्ण अंतर देखें तो क्रियात्मक अनुसंधान चूँकि स्थान विशेष की समस्या या स्कूल विशेष की समस्या लेके किया जाता है, तो इसमें जो है कम समय लगता है, कम धन एवं कम व्यय तथा कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है। जबकि परंपरागत अनुसंधान में जो क्षेत्र होता है अनुसंधान को वो बहुत व्यापक होता है। क्षेत्र व्यापक होने के कारण उसमें ज़्यादा समय भी लगता है, ज़्यादा धन लगता है और ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान में ऐसा नहीं है। और अगला अगर अंतर देखें तो परंपरागत अनुसंधान एक समय में केवल एक ही समस्या पे किया जा सकता है। परंपरागत अनुसंधान जो लोग करते हैं उसमें एक समय में केवल एक ही समस्या पे किया जा सकता है, जबकि क्रियात्मक अनुसंधान एक समय में एक से अधिक समस्या को लेके भी शोध कार्य आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्रियात्मक अनुसंधान और परंपरागत अनुसंधान में अंतर जो है किन किन आधारों पे है। ऐसा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।